नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से है और अभी हम रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच हुई कॉन्फ्लिक्ट को लेकर एक मेजर अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली इंडोनेशिया में चल रहे एक मिलिट्री सेमिनार में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इंडोनेशिया की तरफ से अपना एनालिसिस प्रेजेंट किया गया था और बताया गया था कि ये रिपोर्ट न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन पर बेस करके बनाया गया है, जिसमें पाकिस्तान और भारत दोनों की क्लेम को क्रॉस चेक करके और सैटेलाइट इमेजेस से और भी कई विजुअल एविडेंस को बेस करके इसको तैयार किया गया है। अभी आप स्क्रीन के ऊपर एक इमेज को देख सकते हैं। ये उसी सेमिनार का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुई लॉसेस के बारे में बताया गया था। इस सेमिनार को इंडोनेशिया की एयरफोर्स यूनिवर्सिटी की तरफ से होस्ट किया गया था, जिसका मेन फोकस मॉडर्न एयर वॉरफेयर और ऑपरेशन सिंदूर के स्ट्रेटेजिक लेसन को नोट डाउन करना था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इसमें इंडोनेशियन एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिसर ने एक डिटेल स्लाइड प्रेजेंट किया था जिसमें क्लियरली पाकिस्तानी एयरफोर्स के लॉसेस को हाईलाइट किया गया था, जिसमें 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय करने की बात की गई थी और 6 में से 3 JF-17, एक F-16 और एक मिराज 5 एयरक्राफ्ट होने का जिक्र किया गया था। इसके अलावा 2 एक्स जिसमें एक को S-400 सिस्टम की तरफ से डिस्ट्रॉय किया गया था और एक को वलारी एयरवेज में ब्रह्मोस से डिस्ट्रॉय किया गया था और नूर खान एयरवेज में एक C-130 एयरक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय करने की बात मेंशन किया गया था। और ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं इंडियन क्लेम के साथ भी काफी हद तक मैच कर रहा है। हालांकि इंडियन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 9 से 12 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का क्लेम किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट पब्लिश किया जा रहा है उसमें दोनों तरफ से क्लेम को क्रॉस चेक करके रिपोर्ट तैयार किया गया। तो आप मान के चल सकते हैं कि इनको मिनिमम नंबर में यहाँ पे रखा जा रहा है। इसके अलावा इंडोनेशियन रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 10 से ज्यादा विंगलॉन्ग 2 ड्रोन को भी इंडियन एयरफोर्स की एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था और पाकिस्तान की तरफ से इस दौरान लगभग 30 के आसपास PL-15 मिसाइल को भारत के ऊपर फायर किया गया था, जिनके अवशेष भारत की कई जगह पर देखने को मिल रहे हैं। अब इंडोनेशिया जो है एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है और जाहिर सी बात है कि वो भारत को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करने वाले। तो अगर न्यूट्रल स्टैंड से देखा जाए तो इंडोनेशियन एयरफोर्स की तरफ से जो रिपोर्ट पेश किया गया था इसमें क्लियरली पाकिस्तान के 9 एयरक्राफ्ट और 10 से ज्यादा UAV डिस्ट्रॉय होने का जिक्र किया जा रहा है। इस अपडेट के जरिए ये भी दिख रहा है कि भारत की मॉडर्नाइज एयर डिफेंस स्ट्रेटेजी इंडियन एयरफोर्स की प्रिसीजन स्ट्राइक, लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी और एयर सुपीरियरिटी को क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगला अपडेट भारत की एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एक मेजर डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। एशिया की सबसे बड़ी रिलायबल न्यूज एजेंसी ANI की तरफ से पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से भी रशिया से और भी ज्यादा S-400 सिस्टम को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये कि अब भारत की तरफ से रशिया के एडवांस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया जा रहा है, जो कि अब तक दुनिया की किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए ऑफिशियल अप्रूव नहीं किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयर डिफेंस नेटवर्क ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की SAF 2000 AWACS एयरक्राफ्ट को लगभग 315 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से पाकिस्तान के अंदर इंटरसेप्ट किया था, जिसे दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज वाली सैम किल कहा जा सकता है और ये S-400 सिस्टम के लिए भी एक नई रिकॉर्ड होने वाली। इस एक्शन के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से अपनी AWACS फ्लीट को इंटरनेशनल बॉर्डर से लगभग 300 किलोमीटर के दायरे से ऑपरेट करना बंद कर दिया था, जिस वजह से इंडो पाकिस्तानी बॉर्डर में लगभग 200 से 300 किलोमीटर का नो फ्लाई जोन क्रिएट हो गया था, जिसे एब्सोल्यूट एयर डोमिनेंस भी कहा जा सकता है। और इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से S-500 सिस्टम इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया जा रहा है। हालांकि भारत खुद भी अभी प्रोजेक्ट कूसा के अंदर S-400 सिस्टम की तरह इंडिजिनस सरफेस मिसाइल सिस्टम को डेवलप कर रहा है, जिनका रेंज 400 किलोमीटर तक होने वाला है। लेकिन अभी S-500 सिस्टम में भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इंटरेस्ट दिखाने की बात किया जा रहा है। S-500 सिस्टम को रशिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म माना जाता है, जो कि नॉर्मल फाइटर जेट तक नहीं बल्कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। ये सिस्टम मल्टीबैंड फेज रडार सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो कि खास करके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और हाई स्पीड टारगेट डिटेक्ट और एक्यूरेटली ट्रैक कर पाता है। स्टेल्थ प्लेटफॉर्म सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी रडार से बचने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन S-500 सिस्टम का रडार मल्टीपल फ्रिक्वेंसी में ऑपरेट कर सकता है और इसमें मल्टीपल फ्रिक्वेंसी बैंड में ऑपरेट करने वाले रडार मौजूद हैं, जो कि स्टेल्थ टारगेट को भी डिटेक्ट और ट्रैक कर पाते हैं।
पिछले साल भी एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें S-500 सिस्टम को रशिया की तरफ से भारत में जॉइंट प्रोडक्शन के साथ ऑफर करने की बात की गई थी, लेकिन इसके बाद भारत की तरफ से कुछ मेजर इंटरेस्ट दिखने को नहीं मिला था, क्योंकि हम DRDO की तरफ से डेवलप किए जाए प्रोजेक्ट कूसा के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। अब टेक्निकली देखा जाए तो स्टेल्थ फाइटर जेट्स का काउंटर एक्चुअली स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर दो प्रॉपर 5th जनरेशन फाइटर जेट VVR फाइट में एंगेज होते हैं तो ये विजुअल रेंज में आने से पहले एक दूसरे को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से अगर हमारे पास एंटी स्टेल्थ प्लेटफॉर्म मौजूद रहेगा जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट और ट्रैक कर पाएंगे, तो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की मदद से इनको काउंटर करना फाइटर जेट के मुकाबले एक इजी सोल्यूशन होने वाला है। और इसी वजह से अभी प्रोजेक्ट कूसा के अंदर भी एंटी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 फ्लीट को लेकर है, जिसके लिए अभी एक मेजर अपग्रेड प्रपोजल सामने आई है। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी लगभग 45 के आसपास मिराज 2000H और TH फाइटर जेट मौजूद है, जिनको लेट 1980s के दौर में इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल करना स्टार्ट किया गया था और अभी इनको 2040 के बाद भी ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है, जिनको आगे चल के तेजस मार्क 2 से रिप्लेस करना स्टार्ट किया जाएगा। हालांकि 2015 में इनको अपग्रेड करने के बाद इनमें मॉडर्न एयर कॉम्बैट सिस्टम और एवियोनिक्स को इंस्टॉल किया गया था, लेकिन अभी भी इनमें कोई प्रॉपर VVR मिसाइल मौजूद नहीं है और इस वजह से मॉडर्न एयर कॉम्बैट में ये काफ़ी हद तक आउटडेटेड माने जाते हैं। फिलहाल मिराज 2000 में माइका मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका रेंज अप्रॉक्सीमेटली 60 से 80 किलोमीटर तक ही सीमित होता है और मॉडर्न VVR फाइट में ये हमारे दुश्मन के मुकाबले काफ़ी पीछे रहने वाले, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी PL-15 जैसे मिसाइल आ चुके हैं जिनकी रेंज 145 किलोमीटर तक होने वाला है। तो VVR फाइट में हमारे मिराज 2000 कभी भी पाकिस्तान की JF-17 या J-10 का सामना नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से अभी इनका प्राइमरी रोल एयर टू ग्राउंड अटैक तक ही सीमित होने लगा है। इसी वजह से अभी मिराज 2000 में अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्रपोजल दिया जा रहा है। पहले इसमें मिट्योर मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने का प्रपोजल दिया गया था, लेकिन डसॉल्ट की तरफ से और MBD की तरफ से बताया गया था कि मिराज 2000 का रडार मिट्योर मिसाइल के साथ कॉम्पेटेबल नहीं होने वाला है और इस वजह से इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया था। और अभी मिराज 2000 की मल्टी रोल कैपेबिलिटी को सस्टेन करने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता होने वाला है, जिसमें हम अस्त्र मिसाइल को इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि इनको 110 किलोमीटर तक की रेंज को प्रोवाइड करने वाला है। हालांकि फिर भी ये PL-15 मिसाइल के मुकाबले वीकर साइड में रहने वाला है, लेकिन अस्त्र मार्क 1 को इंटीग्रेट करने से ये फिर भी एक सेफ डिस्टेंस से दुश्मन के साथ एंगेज होने के लिए मिराज 2000 को मदद कर सकेंगे। इसके अलावा अस्त्र मार्क 2 जैसे मिसाइल को भी इसमें बाद में इंटीग्रेट करने के बारे में प्लान किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मिराज 2000 को हमें फर्दर अपग्रेड करने की जरूरत पड़ सकता है, जिसमें खास करके इसके रडार और मिशन कंप्यूटर को बदलने की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि मिराज 2000 के एग्जिस्टिंग रडार इतना पावरफुल नहीं है, जिस वजह से अगर हम इसमें लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल को भी इंटीग्रेट कर देंगे तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें जो रडार मौजूद है दुश्मन को 150 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अस्त्र मार्क 1 को इंटीग्रेट करने से मिराज 2000 को सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ हद तक रूम प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि मोस्टली इनको हम आगे चल के या फ्यूचर में एयर टू ग्राउंड अटैक करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन करने के दौरान इसमें सेल्फ डिफेंस के तौर पर 2 से 4 VVR मिसाइल को भी लिया जा सकता है, जो कि जरूरत पड़ने पर ये दुश्मन के ऊपर फायर कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हुए सेफली रिटर्न कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के एक फ्यूचरिस्टिक और टैक्टिकल स्टेप की तरफ से है, जहां इंडियन आर्मी की तरफ से अभी हर एक इन्फेंट्री बटालियन के अंदर एक नया फर्स्ट पर्सन व्यू यानी कि FPV ड्रोन प्लाटून को रेज करने का फैसला किया जा रहा है। हालांकि अपडेट फिलहाल अनऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से और सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है, लेकिन अगर ये प्लान फुली इंप्लीमेंट होता है तो ये भारत की बैटलफील्ड डॉक्ट्रिन में गेम चेंजर बन सकता है। वैसे कुछ महीने पहले भी नॉर्दर्न कमांड की तरफ से एक वीडियो को पोस्ट किया गया था, जिसमें इंडियन आर्मी को FPV ड्रोन के साथ ट्रेन करता हुआ दिखा गया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उस अपडेट में दम होने की उम्मीद किया जा रहा है। अब सवाल ये कि FPV ड्रोन क्या होते हैं और मॉडर्न वॉरफेयर में ये क्यों एसेंशियल पार्ट बन चुके हैं। FPV ड्रोन यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन एक ऐसे टैक्टिकल अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो सोल्जर को एक लाइव वीडियो फीड के जरिए रियल टाइम इमेजरी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वो खुद ड्रोन के अंदर बैठे हुए हैं। ये ड्रोन्स नॉर्मली स्मॉल, फास्ट और हाईली मैन्यूवरेबल होते हैं और इनका इस्तेमाल अर्बन वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन और बॉर्डर सर्वेलेंस मिशन के लिए किया जा सकता है। अभी इसी वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से प्लान किया जा रहा है कि हर बटालियन में एक डेडिकेटेड FPV प्लेटून को इंटीग्रेट किया जाएगा।
इंडियन आर्मी के पास अभी लगभग 350 से ज़्यादा इन्फेंट्री बटालियन मौजूद है और हर बटालियन में अभी घातक प्लाटून मौजूद होता है जो कि स्पेशल ऑपरेशन और रिकॉन मिशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अभी के प्लान के मुताबिक अभी घातक प्लाटून के साथ साथ एक डेडिकेटेड FPV ड्रोन प्लाटून को भी रेज किया जाएगा, जिसमें लगभग 20 से 30 के आसपास जवान मौजूद होने वाले हैं और ये प्लाटून डायरेक्टली बटालियन लेवल ऑपरेशन में पार्ट लेने वाले हैं और खास करके रियल टाइम बैटलफील्ड इमेजरी, टारगेट मेकिंग और इवन प्रिसिशन केमिकल स्ट्राइक जैसे टास्क को हैंडल करने वाले हैं। अगला अपडेट अफ्रीका के एक देश कोंगो यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की तरफ से, जहां पर एक मेजर एक्सपोर्ट डील भारत को मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। अफ्रीकन इंटेलिजेंस की तरफ से पब्लिश किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक DRC की मिलिट्री की तरफ से अभी भारत के एक प्राइवेट सेक्टर डिफेंस फर्म के साथ लॉटरिंग मुनिशन को लेकर ऑर्डर को प्लेस किया गया है, जिसे आमतौर पर सुइसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। DRC के डिफेंस ऑफिशियल पिछले कुछ साल से भारत के डिफेंस ऑफरिंग में इंटरेस्ट दिखा रहे थे और कई बार DRC की तरफ से भारत में हाई लेवल विजिट भी किया जा चुका है, जिसमें ड्रोन, स्मॉल आर्म्स और आर्टिलरी सिस्टम का डेमो दिया गया था और अभी फाइनली DRC की तरफ से फॉर्मल ऑर्डर को प्लेस किया जा चुका है। नॉर्मली अफ्रीकन नेशन में चाइना पहले से अपनी पकड़ को काफ़ी मजबूत कर चुका था, लेकिन डिफेंस एक्सपोर्ट की मार्केट में अभी भारत और चाइना मेनली अफ्रीकन लैंड में एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं। हालांकि पहले कोंगो और नाइजीरिया जैसे देश चाइनीज डिफेंस सिस्टम को एक्वायर कर चुके थे, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस से वो बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहे और इसी वजह से अभी DRC की तरफ से भारत की तरफ से अपना इंटरेस्ट शिफ्ट किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत के कई मेजर डिफेंस फर्म सामने आ चुके हैं जो कि ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशन के सेगमेंट में काफी तेजी से एडवांस कर रहे हैं और रिसेंटली इनको इफेक्टिवली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद ये बैटल प्रूवन सिस्टम बन चुके हैं। कोंगो आर्मी की तरफ से अभी इन सिस्टम का सिलेक्शन उनके इंसर्जेंसी प्रोन ईस्टर्न DRC रीजन में M23 रिबेल ग्रुप के खिलाफ करने का फैसला किया जा रहा है, जहां रिपोर्टेडली चाइनीज वेपन सिस्टम पहले से ही फेल हो चुके हैं। 2024 के जेम्सटाउन और अफ्रीकन डिफेंस फोरम के कई रिपोर्ट के मुताबिक कोंगो के अंदर जो M23 रिबेल ग्रुप एक्टिव है, उनके पास पहले से चाइनीज ऑरिजिन नोरिनको की वेपन सिस्टम मौजूद है और अभी अगर DRC की तरफ से इंडियन मुनिशन का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जाता है तो ये डायरेक्टली इंडियन और चाइनीज वेपन के बीच एक टेस्टिंग ग्राउंड बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अफ्रीकन नेशन की तरफ से बताया जा रहा है कि इंडियन सिस्टम बाकी वेस्टर्न सिस्टम के मुकाबले उनको 40% सस्ता पड़ने के साथ साथ इनकी आफ्टर सेल और सर्विस काफी रिलायबल है और इसी वजह से अभी अफ्रीका के अंदर इंडियन वेपन का डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।